क्या आपको लगता है कि आप दुनिया के तौर तरीकों को समझते हैं? राष्ट्रपति, संसद, कॉरपोरेट जगत। लेकिन क्या हो अगर ये सब बस एक दिखावा हो, एक पर्दा हो, जिसके पीछे असल कठपुतली नचाने वाले छिपे हों? क्या आप जानते हैं कि इतिहास गवाह है ऐसे समूहों का जो गुप्त रूप से वो फैसले लेते रहे हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की तकदीर बदल दी? आज हम आपके साथ मिलकर उन 30 सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय गुप्त समाजों पर से पर्दा हटाएंगे, जिन्होंने सच में दुनिया को चलाया। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद इतिहास को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। और मुख्य सवाल, जिसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या ये आज भी इसी पल हमें नियंत्रित नहीं कर रहे हैं? इससे पहले कि हम परछाइयों की इस दुनिया में अपना सफर शुरू करें, आइए समझते हैं कि आखिर एक गुप्त समाज, सीक्रेट सोसाइटी क्या होता है। मूल रूप से यह एक ऐसा संगठन होता है जो अपनी गतिविधियों, उद्देश्य और सदस्यों की जानकारी आम जनता से छिपाकर रखता है। इनके उदय के कारण कई हो सकते हैं: प्रतिबंधित ज्ञान, फॉरबिडन नॉलेज की रक्षा, राजनीतिक सत्ता हासिल करना, भारी वित्तीय लाभ, या फिर केवल विशिष्ट वर्ग, एलिट्स का एकजुट होना। उनकी असली ताकत उनकी गोपनीयता में छिपी है। वे अपने उन सदस्यों के माध्यम से काम करते हैं जिनकी पैठ सत्ता, व्यापार और विज्ञान के सर्वोच्च स्तरों तक होती है। बेशक उनसे जुड़ी कई कहानियां सिर्फ अफवाहें और मनगढ़ंत किस्से हो सकती हैं, मगर जैसा कि कहा जाता है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। हमारा काम आज ये तय करना है कि इन रहस्यमय ऑर्डरों और क्लबों का वास्तविक प्रभाव क्या रहा है। सबसे पहले हम सबसे प्रसिद्ध समूह से शुरुआत करेंगे, बवेरियन इल्यूमिनाटी। इसकी स्थापना 1776 में एडम वेइसहॉप्ट ने की थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह केवल 10 वर्षों तक ही अस्तित्व में रहा। इसका घोषित लक्ष्य अंधविश्वासों, सरकारी सत्ता के दुरुपयोग और चर्च के प्रभाव का मुकाबला करना था। लेकिन साजिश के सिद्धांतकार या कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि यह संगठन गायब नहीं हुआ, बल्कि और भी गहरे गुप्त रूप में चला गया। माना जाता है कि इल्यूमिनाटी ही फ्रांसीसी क्रांति के पीछे थे, और वे आज भी एक नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी एकल विश्व सरकार जो धर्म और राष्ट्रीय सीमाओं से मुक्त हो। डॉलर के नोट पर बना सर्वदृष्टा आंख, ओनाल्ड सिंह आई का प्रतीक, कई लोग इल्यूमिनाटी का ही चिन्ह मानते हैं। अब बात करते हैं फ्रीमेसनरी यानी मेसनरी की। यह दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े भाईचारों, ब्रदरहुड में से एक है। इसका इतिहास मध्यकालीन युग के निर्माण क्षेत्र के कारीगरों और शिल्पियों की मंडलियों, गिल्ड से जुड़ा हुआ है। मैसन अपने गुप्त रीति रिवाजों, प्रकार और गुणिया, कंपास और स्क्वायर जैसे प्रतीकों और दीक्षा के कई स्तरों की व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। आधिकारिक तौर पर यह संगठन नैतिक आत्म सुधार और दान पुण्य के कार्यों में जुटा हुआ है, लेकिन अनौपचारिक रूप से उन पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने प्रभाव का एक विश्वव्यापी जाल बना रखा है जो दुनिया भर की राजनीति और वित्त को नियंत्रित करता है। अमेरिका के कई संस्थापक पिता, जिनमें जॉर्ज वॉशिंगटन भी शामिल थे, खुद मैसन थे। इस तथ्य ने उनकी कथित गुप्त शक्ति के बारे में फैले साजिश के सिद्धांतों में और आग लगा दी है। आइए अब धर्मयुद्धों, क्रूसेड्स के समय में चलते हैं। टेम्पलर संगठन, इसका आधिकारिक नाम था ईसा मसीह और सोलोमन के मंदिर के गरीब शूरवीर। यह सैन्य मठवासी संगठन मध्यकालीन यूरोप के सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली संगठनों में से एक था। इन्होंने ही दुनिया की पहली बैंकिंग व्यवस्था की नींव रखी थी। वे राजाओं और रईसों को कर्ज, लोन दिया करते थे, लेकिन उनका यह अथाह धन और व्यापक प्रभाव ही अंततः उनके विनाश का कारण बना। वर्ष 1307 में फ्रांस के राजा फिलिप फाशरो, जिन पर संगठन का भारी कर्ज था, ने टेम्पलरों पर विधर्म, हेरेसी और शैतान की पूजा करने का आरोप लगाया। इस संगठन को नष्ट कर दिया गया, लेकिन किंवदंतियां कहती हैं कि जो शूरवीर बच निकले, उन्होंने अपने खजाने और ज्ञान को बचा लिया
और फिर नए गुप्त समाजों, सीक्रेट सोसाइटीज की स्थापना की। यूरोप से मध्य पूर्व तक का सफर असाइसिन्स का पंथ ने जारी, जिन्हें उनके शत्रु हशशीन कहकर पुकारते थे। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच शासकों के दिलों में डर पैदा करने वाला एक रहस्यमय संप्रदाय था। इनका नेता, जिसे पहाड़ का शेख कहा जाता था, अपने समर्पित लड़ाकों को चुन चुनकर खास राजनीतिक हत्याओं को अंजाम देने के लिए भेजता था। असाइसिन्स भेष बदलने और जासूसी कला में माहिर थे। उनके तरीके इतने प्रभावी थे कि उनका नाम ही आज भाड़े के कातिल का पर्याय बन गया है। वे अपने अभेद्य गढ़ आलमूत से अपना संचालन करते थे। लंबे समय तक वे क्षेत्र में एक ऐसी वास्तविक राजनीतिक शक्ति बने रहे जिससे बड़े बड़े शक्तिशाली सुल्तानों को भी सावधान रहना पड़ता था। आइए यूरोप के पुनर्जागरण काल रेनेसांस की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं रोज़िक्रूशियन ऑर्डर की। यह एक रहस्यमय बिरादरी थी जिसके अस्तित्व की घोषणा 17वीं शताब्दी की शुरुआत में कई घोषणा पत्रों, मैनिफेस्टोस के प्रकाशन के जरिए हुई। रोज़िक्रूशियन दावा करते थे कि उनके पास प्राचीन अर्शियों से विरासत में मिला हुआ गूढ़ ज्ञान, एजोटेरिक नॉलेज मौजूद है। वे कीमिया, एल्केमी, रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म और मानवता के सार्वभौमिक सुधार की खोज में लगे हुए थे। हालांकि कई लोग मानते हैं कि ऐसा कोई संप्रदाय वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं आया और यह केवल एक बौद्धिक छल, इंटेलेक्चुअल होक्स या चाल थी। बावजूद इसके रोज़िक्रूशियनिज्म के विचारों ने फ्रीमेसनरी और अन्य गूढ़ धाराओं पर जबरदस्त प्रभाव डाला। इसी के कारण पश्चिमी रहस्यवादी विचारों की पूरी परतों को आकार मिला। अब बात करते हैं नई दुनिया की, जहां हम रुख करते हैं अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक की ओर। इसका नाम है स्कल एंड बोन्स। यह येल यूनिवर्सिटी का एक गुप्त संगठन है जिसकी स्थापना 1832 में हुई थी। हर साल इसमें केवल 15 सीनियर छात्रों को शामिल किया जाता है जो आगे चलकर देश की शक्तिशाली एलीट का हिस्सा बन जाते हैं। इसके सदस्यों में कई अमेरिकी राष्ट्रपति शामिल रहे हैं, जिनमें दोनों बुश पिता और पुत्र और विलियम टाफ्ट प्रमुख हैं। इनके अलावा इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सीनेटर और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशनों के प्रमुख भी शामिल रहे हैं। माना जाता है कि बोन्समैन जीवन भर एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे एक अदृश्य नेटवर्क तैयार होता है। यह नेटवर्क अमेरिकी और वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता है। उनके अनुष्ठान और लक्ष्य आज भी पूरी तरह से गोपनीय है। तो आधुनिक दौर के रहस्यमयी संगठनों के बारे में बात करते हैं। बिल्डरबर्ग क्लब। यह कोई प्राचीन पंथ या संस्था नहीं है, बल्कि यह एक वार्षिक निजी सम्मेलन है जिसकी स्थापना साल 1954 में हुई थी। इसमें दुनिया के 120 से 150 सबसे प्रभावशाली लोग भाग लेते हैं। इनमें राष्ट्राध्यक्ष, बैंकर, बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रमुख और मीडिया मुगल शामिल होते हैं। बैठकें हमेशा बंद दरवाजों के पीछे होती हैं और प्रेस को इनमें आने की अनुमति नहीं होती है। आधिकारिक तौर पर यह वैश्विक समस्याओं पर अनौपचारिक चर्चा के लिए एक मंच है। हालांकि षड्यंत्र सिद्धांतकार, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी जरूरी फैसले यहीं लिए जाते हैं। उनका दावा है कि यह क्लब खुद ही एक तरह की छाया विश्व सरकार, शैडो वर्ल्ड गवर्नमेंट है। आइए 20वीं सदी की शुरुआत के जर्मनी में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं थूल सोसाइटी की। यह म्यूनिख का एक रहस्यवादी ऑकल्ट संगठन था जो नाजी पार्टी का वैचारिक पूर्ववर्ती बना। इसके सदस्य आर्य जाति की श्रेष्ठता की धारणा से ग्रसित थे और वे अपनी पौराणिक उत्तरी मातृभूमि थूले या हाइपरबोरिया की तलाश में जुटे हुए थे। वे गूढ़ अनुष्ठान करते थे और उनका मानना था कि वे उच्च बुद्धिमत्ता से संपर्क साध सकते हैं। भविष्य के थर्ड राइच के कई प्रमुख व्यक्ति, जिनमें रुडोल्फ हेस और अल्फ्रेड रोजनबर्ग शामिल थे, इस संगठन का हिस्सा थे। थूले सोसाइटी ने ही उभरती हुई
हिटलर की पार्टी को वैचारिक और वित्तीय आधार प्रदान किया। इस प्रकार इसने विश्व इतिहास की दिशा पर एक विनाशकारी प्रभाव डाला। सियोन का मठ, प्रायरी ऑफ सियोन। यह संगठन 14 विंची कोड नामक किताब के कारण दुनिया भर में मशहूर हुआ। किंवदंतियों के अनुसार इसकी स्थापना 299 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्य काम ईसा मसीह और मेरी मगदलीनी के वंशजों की रक्षा करना था। कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची, आइजैक न्यूटन और विक्टर ह्यूगो जैसे महान लोग इसके ग्रैंड मास्टर रह चुके थे। अविश्वसनीय लगता है ना? और यह सच भी है। इतिहासकारों ने साबित कर दिया है कि सियोन का मठ एक बड़ा फर्जीवाड़ा है, जिसे 20वीं सदी के मध्य में फ्रांसीसी नागरिक पियरे प्लांटार्ड ने गढ़ा था। फिर भी ये कहानी दिखाती है कि एक प्राचीन गुप्त समाज का विचार, जो मानवता के सबसे बड़े रहस्य को छुपा रहा हो, लोगों को कितना ज्यादा आकर्षित करता है। पूर्वी टेम्पलर्स का आदेश, जिसे ऑर्डो टेम्पली ओरिएंटिस ओटीओ बैटी के नाम से जाना जाता है, 20वीं सदी की शुरुआत में स्थापित इस संगठन को इसके सबसे प्रसिद्ध नेता एलिस्टेयर क्रॉली के कारण ख्याति मिली। क्रॉली, जिसने खुद को द बीस्ट 666 द बीस्ट 666 घोषित किया था, उसने इस आदेश के लिए जादुई अनुष्ठानों की एक प्रणाली और थेलेमा के दर्शन को विकसित किया, जिसका मुख्य नियम था, वह करो जो तुम्हारी इच्छा हो। यह आदेश यौन जादू और गूढ़ अनुष्ठानों का अभ्यास करता था, जिसका उद्देश्य मनुष्य की आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करना था। हालांकि इसकी प्रतिष्ठा हमेशा विवादित रही है। क्रॉली की शिक्षाओं ने पश्चिमी काउंटर कल्चर, संगीत और आधुनिक तांत्रिक विद्या पर गहरा प्रभाव डाला है। इटली, 19वीं सदी, कार्बोनारी। अनुवाद में इनका अर्थ है कोयला बनाने वाले। ये गुप्त क्रांतिकारी समाजों का एक नेटवर्क था, जो ऑस्ट्रियाई शासन के खिलाफ लड़ रहा था और इटली के एकीकरण के लिए संघर्ष कर रहा था। उन्होंने साजिशें रची और सशस्त्र विद्रोह किए। उनकी संगठनात्मक संरचना मेसोनिक संगठनों जैसी थी, जिसमें गुप्त अनुष्ठान और शपथ शामिल थे। कार्बोनारी ने रिसोर्गिमेंटो में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वह आंदोलन था जिसका उद्देश्य देश को एकजुट करना था। हालांकि उनके कई विद्रोह कुचल दिए गए, लेकिन उनकी गतिविधियों ने एकीकृत इतालवी राज्य की स्थापना के लिए जमीन तैयार कर दी थी। यह इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक गुप्त समाज राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष की प्रेरक शक्ति बन सकता है। अमेरिका का गृह युद्ध, नाइट्स ऑफ गोल्डन सर्कल, ये एक ऐसा गुप्त संगठन था जो कॉन्फेडरेसी की तरफ से काम कर रहा था। उनका लक्ष्य दास प्रथा वाले राज्यों का एक नया साम्राज्य बनाना था, जिसमें अमेरिका के दक्षिणी राज्यों के साथ साथ मेक्सिको, मध्य अमेरिका और कैरिबियाई द्वीप समूह भी शामिल होते। ये लोग जासूसी तोड़फोड़ में शामिल थे और यहां तक कि उन्होंने उत्तरी राज्यों में विद्रोह भड़काने की भी कोशिश की। अफवाहें तो यह भी है कि अब्राहम लिंकन की हत्या के पीछे इन्हीं नाइट्स का हाथ था और इनका वह विशाल खजाना, जो आज तक नहीं मिला है, उसे अमेरिका के पूरे दक्षिणी क्षेत्र में खजाना खोजने वाले शिकारी आज भी ढूंढ रहे हैं। 20वीं सदी की शुरुआत की बात है। बाल्कन क्षेत्र में एक गुप्त राष्ट्रवादी संगठन सक्रिय था, जिसका नाम था ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड, इसका आधिकारिक ध्येय या नारा था एकता या मृत्यु। यह संगठन सभी दक्षिणी स्लावों को एकजुट करके एक राष्ट्र बनाना चाहता था। ब्लैक हैंड के सदस्य सर्बियाई सेना और सरकार में उच्च पदों पर थे। वर्ष 1914 में इसी संगठन ने सारायेवो में ऑस्ट्रियाई आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या की योजना बनाई और उसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह घटना प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने का औपचारिक कारण बनी, जिसने यूरोप और पूरी दुनिया के मानचित्र को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अमरीकी क्रांति, इसके प्रमुख समूहों में से एक था सन्स ऑफ लिबर्टी। यह एक गुप्त संगठन था जो अमरीकी उपनिवेशों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था। यह संगठन ब्रिटिश ताज की सख्त कर नीति के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था। उनका मुख्य नारा था प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। सन्स ऑफ लिबर्टी ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया
और बड़े पैमाने पर अवज्ञा आंदोलन चलाए। उनकी सबसे मशहूर कार्रवाई थी सन 1773 की बॉस्टन टी पार्टी। यही घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के लिए एक बड़ा उत्प्रेरक साबित हुई। ये एक ऐसे गुप्त समाज का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसने जन विरोध से जन्म लिया और अंततः एक नए राष्ट्र की स्थापना में सफलता हासिल की। 20वीं सदी का दूसरा हिस्सा, इटली। प्रोपागेंडा द्वे यानी P2 नाम की एक मैसोनिक लॉज। यह इतालवी मैसनरी के भीतर काम करने वाला एक गुप्त और भूमिगत संगठन था। इसके सरगना लिशियो जेली ने एक राज्य के भीतर राज्य खड़ा कर दिया था। इस लॉज में ऊंचे दर्जे के नेता, सैन्य अधिकारी, जज, पत्रकार और बड़े कारोबारी शामिल थे। P2 पर आतंकवादी हमलों की साजिश रचने, भ्रष्टाचार के जाल फैलाने और तख्ता पलट की कोशिश करने के आरोप लगे। जब साल 1981 में इनकी सदस्य सूची सार्वजनिक की गई, तब इटली में एक बहुत बड़ा राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे कोई गुप्त संगठन लोकतंत्र की संस्थाओं को अंदर से खोखला कर सकता है। ऑर्डर ऑफ नाइन एंगल्स वर्तमान समय के सबसे विवादास्पद और भयावह शैतानी संगठनों में से एक है। यूनाइटेड किंगडम में स्थापित इस संगठन का उद्देश्य आधुनिक पश्चिमी समाज को नष्ट करना है। यह एक अतिवादी और चरमपंथी मार्ग का प्रचार करता है। इनकी विचारधारा में शैतानवाद, नवनाजीवाद और सामाजिक डार्विनवाद का मिश्रण है। इस ऑर्डर का मानना है कि अंधेरे युग, डार्क एरा के आगमन को गति देने के लिए मानव बलि और आतंकवादी हमलों का समर्थन किया जाना चाहिए। अपनी अत्यधिक चरमपंथी विचारधारा और खुले तौर पर हिंसा के आह्वान के कारण इस समूह की गतिविधियां दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। बात है 19वीं सदी के आखिरी दौर की, ब्रिटेन की। यहीं पर जन्म हुआ हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन का। ये संप्रदाय एक ऐसी भट्टी बन गया जिसमें कई गुप्त और गूढ़ परंपराओं जैसे कबाला, टैरो, ज्योतिष और कीमिया, रसायन विद्या का संगम हुआ। इसने 20वीं सदी के संपूर्ण पश्चिमी गूढ़वाद, वेस्टर्न ऑनकल्टिज्म पर गहरा और विशाल प्रभाव डाला। इसकी सदस्यता लेने वालों में कवि विलियम बटलर येट्स और हमारे द्वारा पहले ही चर्चित एलिस्टर क्रॉली जैसी प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल थीं, जिन्होंने बाद में अपना खुद का सिद्धांत स्थापित किया। गोल्डन डॉन ने अनुष्ठानों और दीक्षाओं की एक जटिल प्रणाली विकसित की थी, जिसके कई तत्व गूढ़ विद्या के अभ्यासकर्ता आज भी इस्तेमाल करते हैं। हर साल जुलाई में उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में दुनिया के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली पुरुष जमा होते हैं। इसे बोहेमियन ग्रोव कहा जाता है। इस गोपनीय पुरुष क्लब के सदस्यों में राष्ट्रपति, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, बैंकर और मीडिया मुगल शामिल है। आधिकारिक तौर पर यह आराम करने की एक जगह है जहां दुनिया का अभिजात वर्ग, एलीट, तनाव मुक्त होकर बच्चों की तरह मस्ती करता है। हालांकि साजिश के सिद्धांतों पर विश्वास करने वाले षड्यंत्रकारी दावा करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यावसायिक सौदे इसी अनौपचारिक माहौल में किए जाते हैं। क्रिमेशन ऑफ केयर नामक इनका वार्षिक अनुष्ठान, जिसमें एक पुतला जलाया जाता है, कई बड़े विवादों को जन्म देता है और इसमें मूर्ति पूजक या गैर ईसाई अनुष्ठानों का संदेह पैदा होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध परिषद, इस अमेरिकी थिंक टैंक की स्थापना 1921 में हुई थी और इसे अक्सर शैडो गवर्नमेंट, छाया सरकार के प्रमुख उपकरणों में से एक माना जाता है। इसमें राजनीति, व्यापार और शिक्षा जगत के कई बड़े और प्रभावशाली लोग शामिल हैं। ये परिषद प्रभावशाली पत्रिका फॉरेन अफेयर्स प्रकाशित करती है और ऐसी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करती है जो अमेरिका की विदेश नीति को काफी हद तक तय करती है। आलोचकों का दावा है कि यह परिषद वैश्विक अभिजात वर्ग, ग्लोबलिस्ट एलीट के लिए एक ऐसा मंच है जहां वे दुनिया के प्रबंधन की अपनी योजनाओं पर सहमति बनाते हैं और राष्ट्रीय हितों को दरकिनार करते हुए वैश्वीकरण के विचारों को आगे बढ़ाते हैं। त्रिपक्षीय आयोग, ट्राइलेटरल कमीशन, डेविड रॉकफेलर की पहल पर 1973
1973 में स्थापित इस संगठन में उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और एशिया, खास तौर पर जापान के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इन तीनों क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देना है। सुनने में तो यह बिल्कुल हानिरहित लगता है, लेकिन आलोचक इस कमीशन को नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करने का एक और बढ़ा माध्यम मानते हैं। उनका मानना है कि यह विशिष्ट और कुलीन समूह ऐसी अधिराष्ट्रीय संरचनाएं बनाना चाहता है जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह दरकिनार करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति को नियंत्रित करेंगी। तो अब बात थोड़ी यूफोलॉजी की। मैजेस्टिक 12 एक लोकप्रिय साजिश सिद्धांत के मुताबिक ये वैज्ञानिकों, सैन्य और सरकारी अधिकारियों का एक अति गुप्त समूह था। इसकी स्थापना 1947 में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने रॉसवेल में हुए यूएफओ दुर्घटना की जांच के लिए की थी। मैजेस्टिक 12 का मुख्य काम एलियन टेक्नोलॉजी को समझना और परग्रहियों से संपर्क की सच्चाई को आम जनता से छिपाकर रखना था। हालांकि इस समूह का अस्तित्व कभी साबित नहीं हुआ है और बहुत से लोग इसके दस्तावेजों को फर्जी मानते हैं। लेकिन यूफोलॉजी के जानकारों के लिए मैजेस्टिक 12 धरती पर एलियन मौजूदगी को छिपाने की सरकारी साजिश का सबसे बड़ा प्रतीक है। ब्लैक नोबिलिटी, यूरोप के बेहद ताकतवर रईस परिवार, जिनमें ज्यादातर इटालियन है, उन्हें ही इस नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि ये सदियों से गुप्त तरीके से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि उनकी ताकत ग्लोबल फाइनेंस पर उनके कब्जे से आती है, खासकर वेटिकन और बड़े-बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से। साजिश के सिद्धांतों में विश्वास रखने वालों का कहना है कि तमाम युद्धों, क्रांतियों और आर्थिक संकटों के पीछे यही ब्लैक नोबिलिटी है। ये अपने फायदे के लिए मानवता का इस्तेमाल करते हैं। ये वे असली कठपुतली चलाने वाले हैं जिनकी पहुंच बिल्डरबर्ग क्लब और ट्राइलेटरल कमीशन से भी कहीं ऊपर है। हेलफायर क्लब, 18वीं सदी के दौरान ब्रिटेन और आयरलैंड में ऐसे कई क्लब हुआ करते थे। इनमें सबसे मशहूर क्लब सर फ्रांसिस डैशवुड ने शुरू किया था। ये उच्च वर्ग के लोगों का समूह था, जहां अमीर लोग नशे में चूर होकर अय्याशियां करते थे और मजाक में शैतानी कर्मकांड भी रचाते थे। हालांकि इन क्लबों का मुख्य मकसद सिर्फ मौज मस्ती करना और समाज में हंगामा बर्पा करना था, लेकिन इसमें देश के बड़े और प्रभावशाली नेता शामिल थे। इसी वजह से ये अफवाहें फैली कि भोगविलास की आड़ में भोगविलास का अरमिम, यहाँ बड़े राजनीतिक समझौते किए जाते थे और गोपनीय साजिशें रची जाती थीं। इस तरह हेलफायर क्लब सत्ताधारी वर्ग के गुप्त पापों और उनके पाखंड का प्रतीक बन गया। फेनियन ब्रदरहुड, यह 19वीं शताब्दी के मध्य में स्थापित एक आयरिश क्रांतिकारी संगठन था। इसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करके एक स्वतंत्र आयरिश गणराज्य की स्थापना करना था। फेनियन एक गुप्त समाज के रूप में काम करते थे। इनके सदस्य शपथ, कसम लेते थे और इनकी कोशिकाएं यानी सेल आयरलैंड, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में फैली हुई थीं। उन्होंने कई विद्रोहों का आयोजन किया और यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कनाडा के क्षेत्र पर भी हमला यानी छापे बोले। हालांकि उनके प्रयास सफल नहीं हुए, लेकिन फेनियनों की गतिविधियों ने भविष्य के आयरिश मुक्ति आंदोलन की नींव रखी और इसी से आयरिश रिपब्लिकन आर्मी IRA के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। सिनाकी, यह एक काल्पनिक शासन प्रणाली है जिसके तहत देश पर उद्योग, वित्त और विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधियों से बना एक गुप्त अभिजात वर्ग शासन करता है। 20वीं सदी के 30 के दशक में यह शब्द फ्रांस में काफी लोकप्रिय हुआ था। षड्यंत्रकारियों का दावा था कि एक गुप्त सिनाकी समझौता, सिनार्किस्ट पैक्ट, मौजूद है। इसका उद्देश्य गणतंत्रों को उखाड़ फेंकना और टेक्नोक्रेट्स का सत्तावादी शासन स्थापित करना था। सिनाकी के विचार का उपयोग कई राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या के लिए किया गया, जिसमें सन 1940 में फ्रांस का पतन और यूरोपीय एकीकरण जैसी बड़ी घटनाएं शामिल हैं। व्रिल सोसाइटी, यह एक और रहस्यमय संगठन है
जिसका संबंध नाजी जर्मनी से जोड़ा जाता है। किंवदंतियों के मुताबिक यह माध्यमों मीडियम्स का एक गुप्त महिला समाज था। कहा जाता है कि इन महिलाओं ने धरती के नीचे रहने वाली एलियन सभ्यता से संपर्क स्थापित किया था। इन एलियंस से ही उन्हें व्रिल नामक रहस्यमय ऊर्जा का ज्ञान प्राप्त हुआ। माना जाता था कि यह ऊर्जा थर्ड राइख को अचूक हथियार और यहां तक कि उड़न तश्तरी बनाने की क्षमता भी प्रदान कर सकती थी। हालांकि ज्यादातर इतिहासकार व्रिल सोसाइटी को एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, लेकिन यह कथा गूढ़ नाजी मिथक इsoteric नाजी मिथ का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। ड्रैगन का संगठन ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन 15वीं शताब्दी में पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट सिगिस्मंड द्वारा स्थापित इस शाही शूरवीर संगठन का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म की उस्मानिया सल्तनत से रक्षा करना था। इसके सबसे प्रसिद्ध सदस्य व्लाद द्वितीय ड्रेकुल थे। ये वही व्लाद तेपेज के पिता थे जो आगे चलकर प्रसिद्ध काउंट ड्रेकुला के चरित्र के प्रेरणा स्रोत बने। यह संगठन मध्य और पूर्वी यूरोप के कुलीन एलीट वर्ग को एक मंच पर लाता था। इसका सदस्य होना क्षेत्र में अत्यधिक राजनीतिक और सैन्य प्रभाव रखने वाले धर्म के रक्षकों के एक छोटे और प्रतिष्ठित समूह का हिस्सा होना माना जाता था। कथार यह एक ऐसा धार्मिक आंदोलन था जो 12वीं और 13वीं शताब्दी में दक्षिणी फ्रांस में खूब फला फूला। कैथोलिक चर्च उन्हें विधर्मी मानता था। कथारों का अपना चर्च का पदानुक्रम, रीति रिवाज और पवित्र ग्रंथ थे। वे मानते थे कि भौतिक संसार किसी दुष्ट शक्ति या देवता ने बनाया है और इसीलिए उनका मुख्य उद्देश्य आत्मा को इस बंधन से मुक्त कराना था। चर्च के अत्याचारों के कारण कथारों को एक गुप्त समाज के रूप में काम करना पड़ा और वे अपनी मान्यताओं और अपने नेताओं को छिपाते रहे। अंत में उनके खिलाफ एक क्रूर धर्म युद्ध चलाया गया जिसने उन्हें लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके चलते कथार शहादत और प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। तो अब इंटरनेट के इस दौर में सिंकाडा 331 सिकाडा 331 यह एक रहस्यमय संस्था का नाम है जिसने साल 2012 से 2014 के बीच इंटरनेट पर बेहद जटिल पहेलियां प्रकाशित की थीं। कहा जाता है कि इन पहेलियों का मकसद अत्यधिक बुद्धिमान लोगों की तलाश करना था। इन पहेलियों को हल करने के लिए क्रिप्टोग्राफी, गणित, साहित्य और यहां तक कि वास्तविक दुनिया में यात्रा करके सुराग खोजने की भी जरूरत पड़ती थी। आज तक कोई नहीं जानता कि सिंकाडा के पीछे कौन था। क्या वे गुप्त सेवाएं थीं, कोई हैकर समूह या फिर कोई बड़ी कॉरपोरेशन? यह आधुनिक गुप्त समाज का एक बेहतरीन उदाहरण है जो भर्ती के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग करता है। और अंत में जेसुइट्स का ऑन ऑर्डर। आधिकारिक तौर पर इसे सोसाइटी ऑफ जीसस कहा जाता है। यह कैथोलिक भिक्षुओं का एक मठवासी संघ है जिसकी स्थापना 1534-1534 में हुई थी। जेसुइट्स अपनी कड़ी अनुशासन, रोम के पोप के प्रति पूर्ण निष्ठा और शिक्षा के उच्चतम स्तर के लिए जाने जाते हैं। सदियों से उन पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वे चर्च के भीतर एक गुप्त समाज है जो अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए जासूसी, राजनीतिक साजिशें और यहां तक कि हत्याओं का भी सहारा लेते थे। उन्हें पोप की गुप्त सेना कहा जाता था। कई राष्ट्रों की राजनीति पर उनके अत्यधिक प्रभाव ने डर और संदेह पैदा किया, जिसके कारण उन्हें दर्जनों देशों से निष्कासित कर दिया गया था। तो हमने उन 30 गुप्त समाजों को देखा जिन्होंने किसी न किसी रूप में इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है। शूरवीरों के संगठनों और रहस्यमय बिरादरियों से लेकर आज के आधुनिक एलीट क्लब्स और इंटरनेट की पहेलियों तक। इसमें कितना सच है और कितनी महज एक खूबसूरत कहानी या अफवाह, इसका फैसला आप पर है। लेकिन एक बात तो तय है, वह इतिहास जिसे हम किताबों में पढ़ते हैं वह सिर्फ हिमखंड की चोटी यानी एक छोटा सा हिस्सा है। इसकी सतह के नीचे हमेशा से गुप्त धाराएं, छिपे हुए संगठन और ऐसे लोगों के समूह रहे हैं जो ऐसी सत्ता और ज्ञान की तलाश में है जो आम जनता के लिए दुर्लभ है। दुनिया पहली नजर में जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको रहस्यों और साजिशों की इस दुनिया में उतरने में मजा आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नए खुलासे मिस न करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अब आपके लिए एक सवाल। आपके अनुसार इतिहास में सबसे प्रभावशाली गुप्त समाज कौन सा था? क्या शायद हम किसी महत्वपूर्ण संगठन का जिक्र करना भूल गए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें पढ़ना और उन पर चर्चा करना बहुत अच्छा लगेगा। अगली बार तक के लिए विदा, यानी मिलते हैं।